हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आखिर ये कॉन्सेप्ट आया ही कैसे? तो देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण आता है निकल के। ठीक है, तो रिसोर्सेज हमारे जो है वो स्केर्स है और हमारी ह्यूमंस की वांट जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अनलिमिटेड है। तो हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे फुलफिल करें? ठीक है, ये हमारे पास आती है प्रॉब्लम। तो टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किस मैनर में, बेस्ट पॉसिबल मैनर में, कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो इकोनॉमी को उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा क्या कि व्हाट टू प्रोड्यूस आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। बहुत तरीके के गुड्स हैं जो ह्यूमन चाहता है। तो उन बहुत तरीके के गुड्स में से क्या प्रोड्यूस करे, ये प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से अराइज हुआ क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ओके, अब हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को, लेकिन उससे पहले हम लोग उसकी एजम्पशंस को देखेंगे, तभी हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को अच्छे से समझ पाएंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को समझने से पहले हम कुछ एजम्पशंस को समझ लेते हैं। जैसे पहली एजम्पशन ये है कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड, यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज है उनका अमाउंट फिक्स रहेगा, ना ही उसमें एडिशन होगा, ना ही उसमें से सब्सट्रैक्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे इंडिया में लेबर एक रिसोर्स है, मान लेते हैं हम अभी लेबर 100 लेबर है, तो उसमें से 100 लेबर में से कोई भी लेबर बांग्लादेश में माइग्रेशन नहीं कर रहा, ना ही बांग्लादेश से इंडिया में कोई माइग्रेशन कर रहा है, यानी कि ना ही एडिशन हो रहा है ना ही सब्सट्रैक्शन हो रहा है। 100 की 100 लेबर ही है। ठीक है, अगली एजम्पशन है ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, यानी कि सिर्फ इकोनॉमी में 2 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे सिंप्लीफाई हो जाता है। ठीक है, समझना इस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई हो जाता है, इसलिए सिर्फ 2 गुड्स को ही लेके चले हैं एजम्पशन के अंदर। थर्ड है रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर, यानी कि अगर इंडिया है, इंडिया के अंदर देखो 2 गुड्स हैं, तो 2 गुड्स हम मान के चल रहे हैं, एक राइस प्रोड्यूस हो रहा है, एक व्हीट। तो राइस के अंदर जो लेबर है वो लेबर व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए ट्रांसफर करी जा सकती है। ठीक है, जो लेबर राइस प्रोड्यूस कर सकती है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में उनको ट्रांसफर किया जा सकता है रिसोर्सेस को। ठीक है, हमारी चौथी एजम्पशन है रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी कि जितने भी इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज हैं वो पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो खाली बैठा हो, किसी का ऐसा नहीं है कि कोई कम काम कर रहा हो, पूरे तरीके से काम कर रहे हैं, फुल्ली एंड इफिशिएंटली काम कर रहे हैं। जैसे कि इंडिया में 100 लेबर है, तो 100 की 100 लेबर अपनी पूरी कैपेसिटी से काम कर रही है। ठीक है, कोई भी कम अपना योगदान नहीं दे रहा। ठीक है, फिफ्थ एजम्पशन है रिसोर्सेज नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। फॉर एग्जांपल जैसे राइस का प्रोडक्शन व्हीट के प्रोडक्शन से अलग होता है, उसके अंदर एग्रीकल्चर की एक्टिविटी जो होती है राइस में वो व्हीट से बहुत ही डिफरेंट होती है। तो जो इंसान राइस प्रोड्यूस करता है वो अगर व्हीट प्रोड्यूस करने जाए तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसी चीज को लिखा है रिसोर्सेज नॉट इक्वली इफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। जो रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल लेबर, वो लेबर जो राइस प्रोड्यूस करती है वो इक्वली इफिशिएंट नहीं होगी व्हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अगला है टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है वो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट बनी रहेगी, ना ही उसमें कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है ना ही कोई इम्प्रूव हो रही है टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो कांस्टेंट की कांस्टेंट बनी हुई है। अब हम समझते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब हम देखते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आखिर है क्या। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये दिखाता है रेंज ऑफ चॉइसेस। ओके, किसकी चॉइस? उन गुड्स की चॉइस, उन 2 गुड्स की चॉइस
जिसको हम गिवन रिसोर्सेज से, जो हमारे इकोनॉमी में है, हमारे नेशन के अंदर है, उन गिवन रिसोर्सेज की हेल्प से और गिवन टेक्नोलॉजी की हेल्प से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दो गुड्स की रेंज ऑफ चॉइसेस को दिखाता है जिसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये क्या है, ये दिखा रहा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है क्या, द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दैट कैन बी प्रोड्यूस, जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। वही चीज है कि गिवन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन हम अचीव कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पीपीएफ इज द लोकस of various possible combination of two commodities that can be produced with a given resource and technology। ये भी वही पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड है लोकस, जो कि बहुत सी बुक्स के अंदर और एग्जाम के अंदर भी इस्तेमाल होता है। इस लोकस का मीनिंग क्या है, देखो लोकस मीनिंग क्या होता है, जब हम कुछ पॉइंट्स को ग्राफ पर लगाते हैं और उनको एक लाइन ज्वाइन कर रही होती है, तो उस लाइन को बोला जाता है लोकस। ठीक है, तो इसमें लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज द लोकस, एक वो लाइन है, वो लाइन कैसे बनी है, ज्वाइन करके अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज द लोकस ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट कैन बी प्रोड्यूस विद अ गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हम इसके कुछ अलग अलग नामों को देखते हैं और उसका इस कर्व से क्या रिलेशन है उसको हम देखते हैं। अब हम देखते हैं अलग अलग नामों को किसके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के। इसका एक फेमस नाम है गन वर्सेस बटर मॉडल। ठीक है, गन वर्सेस बटर मॉडल, कि अगर जैसे वार सिचुएशन आ जाती है तो अपने रिसोर्सेज को हम कैसे लगाएं, किस चीज का प्रोडक्शन करने में लगाएं, गन का प्रोडक्शन करने में, बटर का प्रोडक्शन करने में, मतलब इस तरीके से इसका एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, गन वर्सेस बटर मॉडल, कि आखिर क्या बनाए। ठीक है, तो फेमस नेम तो इसका क्या है, गन वर्सेस बटर मॉडल। अगला इसका नाम क्या है जो हमारी किताबों में दिया जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अभी फ्रंटियर क्या है, फ्रंटियर क्या है, इसका मतलब है डिक्शनरी मीनिंग लिमिट या फिर बाउंड्री। ठीक है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का मतलब बाउंड्री से, लिमिट से कैसे आया, कि हमारे रिसोर्स जो है लिमिटेड है। ठीक है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें कॉम्बिनेशंस को चूज करना है दो गुड्स के, तो वो कॉम्बिनेशन भी लिमिटेड ही होंगे, तो इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इसका नाम दिया गया। ठीक है, एक ऐसी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर प्रोडक्शन करने की जो कि लिमिटेड है। ठीक है, साथ साथ इसका फ्रंटियर जो है वो किस चीज से शो होता है, एक कर्व से शो होता है। ठीक है, एक कर्व से शो होता है इसकी लिमिट, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, लिमिट का ही दूसरा नाम है बाउंड्री। ठीक है, तो इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री इसका एक दूसरा नाम है। अब अगला नाम आता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। तो आखिर ये क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, देखो जब हम एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ राइस और व्हीट, दो तरीके के ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एक राइस है और एक व्हीट है, तो इसके अंदर अगर मुझे व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है, देखो सारे के सारे रिसोर्सेज, पहली बात है कि फुली एंड इफिशिएंटली एंगेज है, यानी कि अगर मेरा व्हीट का प्रोडक्शन नील है तो सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे राइस में यूज हो रहे होंगे। अगर मैं व्हीट का प्रोडक्शन 1 यूनिट भी बढ़ाता हूं तो उसके लिए मुझे राइस का प्रोडक्शन कुछ कम करना पड़ेगा और उसके रिसोर्सेज को व्हीट में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, अब रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो रिसोर्सेज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि रिसोर्स भी लिमिटेड है।
तो इसीलिए इसका नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, कि किस बाउंड्री में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या फिर ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री। अगली चीज, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये बनता किसकी हेल्प से है? ये बनता है हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल की हेल्प से। शेड्यूल में अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए होते हैं, उनको हम जब ग्राफ पे प्लॉट करके उनको पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें पता चलता है पीपीएफ या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो बना किसकी हेल्प से? ये शेड्यूल की हेल्प से। ठीक है, देखो जो भी ग्राफ बनता है वो शेड्यूल की हेल्प से ही बनता है, चाहे वो डिमांड शेड्यूल मतलब डिमांड का ग्राफ होता है तो डिमांड शेड्यूल की हेल्प से बनता है। अगर हम स्टैटिस्टिक्स में देखें तो उसमें टेबल बनानी पड़ती है, वो भी एक तरीके का शेड्यूल ही है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हर एक ग्राफ का फॉर्मेशन उसके एक शेड्यूल के बेस पे होता है। इसका भी फॉर्मेशन किसके बेस पे है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के बेस पे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल को। ठीक है, इस शेड्यूल में अलग अलग पॉसिबिलिटीज दे रखी हैं। ओके, इन पॉसिबिलिटीज में क्या है? अलग अलग कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के, एक गुड है राइस, एक गुड है व्हीट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि जब सारे के सारे रिसोर्सेज, इकोनॉमी के जो सारे रिसोर्सेज हैं वो एक चीज प्रोड्यूस करने में लगे, यानी कि राइस, अगर वो राइस प्रोड्यूस करने में लगे तो 21 टन हमारा राइस प्रोड्यूस होता है और 0 टन व्हीट प्रोड्यूस होता है। और अगर मैं 1 टन व्हीट प्रोड्यूस करना चाहूं तो मुझे कुछ रिसोर्सेज को अपना राइस से निकालकर व्हीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, और रिसोर्सेज फुली एंड इफिशिएंटली एंगेज हैं वर्क करने में। ठीक है, तो जब सारे के सारे रिसोर्सेज जब राइस प्रोड्यूस करने में लगे थे तो 21 टन प्रोड्यूस हुआ राइस और 0 टन प्रोड्यूस हुआ व्हीट। जब मैंने 1 टन प्रोड्यूस करना चाहा व्हीट को तो मुझे कुछ रिसोर्सेज को अपने राइस से निकालकर व्हीट में ट्रांसफर करना पड़ा और मेरे राइस का इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। ठीक है, 1 टन कम हो गया, 21 से 20 हो गया और व्हीट का प्रोडक्शन 1 टन बढ़ गया। अब मैंने देखा कि अभी भी अगर जो रिसोर्स मेरा राइस से निकलकर व्हीट में आया है उसके अंदर जो उसकी इफिशियंसी इतनी नहीं है कि वो अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए व्हीट को, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज व्हीट में लगाऊं तो मैं व्हीट का और प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं। तो मैंने राइस से और रिसोर्सेज निकाल दिया। जब और रिसोर्सेज निकाला मैंने राइस से तो राइस का प्रोडक्शन तेजी से कम हो गया। पहले वो एक टन कम हुआ था, अब वो 2 टन कम हो गया और व्हीट का प्रोडक्शन 1 टन ही बढ़ा। ठीक है, फिर मैंने और रिसोर्सेज निकाला राइस से और उसमें फिर 18 से वो 15 टन हो गया, यानी कि 3 टन कम हो गया राइस का प्रोडक्शन और व्हीट का प्रोडक्शन 1 टन बढ़ा। ऐसे ही जब मैंने व्हीट का प्रोडक्शन 1 और टन बढ़ाया तो राइस का प्रोडक्शन और कम हो गया, 4 टन कम हो गया। फिर जब व्हीट का प्रोडक्शन मैंने 1 टन और बढ़ाया तो राइस का प्रोडक्शन 5 टन कम हो गया और जब मैंने व्हीट का प्रोडक्शन 1 टन और बढ़ाया तो राइस का प्रोडक्शन 6 टन कम हो गया। और इस वक्त इस वाले कॉम्बिनेशन में पॉसिबिलिटी जी में इसमें क्या है, हमारा सारा का सारा रिसोर्सेज व्हीट को प्रोड्यूस करने में लग गया। ठीक है, अब यहां पर आप ये देखोगे कि ये जो व्हीट को एक एडिशनल यूनिट जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ यूनिट हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं राइस की। ठीक है, तो यहां से पहली चीज निकल के आती है वो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर है क्या। देखो, हमने अभी तक ये पढ़ा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको हम अचीव तो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं रहे। जैसे कि राइस को मैं 21 टन प्रोड्यूस कर सकता हूं लेकिन जब मैंने व्हीट को बढ़ाया तो मुझे इसका प्रोडक्शन कम करना पड़ा। 21 टन प्रोड्यूस कर सकता हूं लेकिन फिर भी मुझे कम करना पड़ा क्योंकि व्हीट को प्रोड्यूस करना है। तो मुझे
इस 8 टन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मैं इसको प्रोड्यूस कर सकता हूं लेकिन मैंने नहीं प्रोड्यूस किया, इसलिए मेरी यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 टन की आ गई, ठीक है। फिर यहां पर दोबारा मैंने कुछ टन का सेक्रीफाइस किया राइस का, ठीक है, तो वो कितने टन का था, 2 टन का। जब मैंने 2 टन वीट का प्रोडक्शन बढ़ाया तो 2 टन मैंने राइस का सेक्रीफाइस किया, इसलिए ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अगेन जब मैंने 1 टन और वीट को प्रोड्यूस किया तो मेरी राइस की जो सेक्रीफाइस था वो कितनी यूनिट था, 3 यूनिट, ठीक है, तो इसलिए इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई मेरी 3। ऐसे ही मेरी अगली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 4 टन, अगली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 5 और उससे अगली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 6, ठीक है। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ, इट इंडिकेट्स इफेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल टन ऑफ व्हीट एट अ कॉस्ट ऑफ राइस, कि इसने ये बताया कि हम लोग जब 1 टन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं व्हीट का तो किसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं, राइस की कॉस्ट पे, और वो कितनी कॉस्ट आ रही है, वो इतनी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो हम उसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं राइस का, तो ये जो सेक्रीफाइस है यही हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यहाँ पर क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हर एक एडिशनल पे कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, तो हर एक एडिशनल पे कितना कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, वो है हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीजिंग रेट क्या बता रहे हैं इसका, देखो हर बार ये इंक्रीज हो रहा है, हर बार एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों है इसका इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज राइस प्रोड्यूस कर रहे थे उनको जब हमने व्हीट में ट्रांसफर किया तो उनको जो है एडजस्ट होने में टाइम लगा, ठीक है, तो इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा हम लोगों ने सोचा कि व्हीट का अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तेजी से तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को राइस से निकालकर व्हीट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसीलिए जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका रेट क्या है, इंक्रीजिंग रेट है, ठीक है। अब हम आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में, ये क्या बता रहा है, देखो नाम देखो, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रिसोर्सेज का। अब हम इस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन में कितनी कमी आई है और कहां पे कितनी बढ़त हुई है, इसके बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि रिसोर्सेज का कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को किस बेस पे निकाला, चेंज इन यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन चेंज इन यूनिट स्केल, ओके। तो ये जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है ये क्या बता रहा है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ राइस हैव टू सेक्रीफाइस, कि कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है हमें राइस की, कितना टन सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है राइस का, किस लिए, टू प्रोड्यूस 1 एडिशनल यूनिट ऑफ व्हीट, एक एडिशनल यूनिट व्हीट की प्रोड्यूस करने के लिए, एक एडिशनल टन व्हीट का प्रोड्यूस करने के लिए कितना राइस का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसको दिखा रहा है ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसके अंदर पहला रेट तो होगा कुछ भी नहीं क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन यहां से शुरू हुआ है, तो इसका रेट क्या होगा, 1 राइस इज टू 1 व्हीट, ठीक है। सेक्रीफाइस किसका हो रहा है, राइस का, इसलिए 1 राइस आया क्योंकि 1 टन राइस का सेक्रीफाइस हुआ, रेशियो 1 व्हीट, यूनिट गेन कितना हुआ, 1 यूनिट का गेन हुआ, फिर अगेन 1 यूनिट का गेन हुआ, व्हीट का सेक्रीफाइस कितना हुआ, 2 यूनिट का, 2 टन का, 2 टन ऑफ राइस, फिर अगेन 3 टन राइस का सेक्रीफाइस हुआ, 1 टन व्हीट प्रोड्यूस हुआ एडिशनल, फिर 4 टन राइस सेक्रीफाइस हुआ, 1 टन व्हीट प्रोड्यूस हुआ एडिशनल, फिर 5 टन राइस सेक्रीफाइस हुआ, 1 टन व्हीट प्रोड्यूस हुआ, और फिर 6 टन राइस सेक्रीफाइस हुआ और 1 टन व्हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और जो स्लोप होता है
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम उसको देखेंगे कि ये कैसे है। ठीक है, अब हम शेड्यूल की हेल्प से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो हम सबसे पहले पॉसिबिलिटी ए को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी ए क्या थी, जब हमारा सारा का सारा रिसोर्सेज जो है वो राइस को प्रोड्यूस करने में लग गया था, तो हमारा राइस जो था वो 21 टन प्रोड्यूस हो रहा था। तो हमने यहाँ पे एक मार्क लगा दिया और ए लिख दिया। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट आएगा जिसके अंदर हमारा राइस जो था वो 20 टन प्रोड्यूस हो रहा था और वीट 1 टन प्रोड्यूस हो रहा था। वीट का हमारा 1 टन, राइस का हमारा 20 टन। इस वाले पॉइंट को हम देंगे बी। ठीक है, अब हमारा आएगा पॉइंट नंबर सी। पॉइंट नंबर सी में हम इसको यहां पे 20 लिख सकते हैं। अब आएगा हमारा पॉसिबिलिटी सी। पॉसिबिलिटी सी में क्या है कि हमारा जो अब राइस है वो है 18 टन और हमारा वीट है वो 2 टन है। पॉसिबिलिटी सी। अब पॉसिबिलिटी आएगी डी। पॉसिबिलिटी डी के अंदर क्या है, हमारा राइस का प्रोडक्शन 15 टन है और वीट का प्रोडक्शन 3 टन है। अब आएगी हमारी पॉसिबिलिटी ई। पॉसिबिलिटी ई में क्या है, जो हमारा राइस का प्रोडक्शन है अब वो 11 टन है और वीट का प्रोडक्शन 4 टन है। पॉसिबिलिटी ई। पॉसिबिलिटी एफ कहती है कि हमारा राइस का प्रोडक्शन अब कितना हो जाएगा, 6 टन। ठीक है, और वीट का प्रोडक्शन 5 टन। ये हो गई पॉसिबिलिटी एफ। और पॉसिबिलिटी जी क्या बोलती है कि जब अब हमारा सारा का सारा रिसोर्सेज जो है वो वीट प्रोड्यूस करने में लग जाएगा और राइस का प्रोडक्शन नील हो जाएगा, यानी कि अब होगा हमारा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तभी तो हमारा लोकस आएगा। लोकस बोले तो पीपीएफ। तो ये हमारा क्या है, लोकस या फिर पीपीएफ कर्व। तो ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने कहा था कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारा स्लोप है। ठीक है, स्लोप क्या होता है, ये तो हमारा स्लोप होता है। ठीक है, अब इसके अंदर वाई एक्सिस में क्या है, राइस, और एक्स एक्सिस में क्या है, वीट। ठीक है, ये हमारा है स्लोप। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, चेंज इन यूनिट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि चेंज इन यूनिट ऑफ राइस अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ वीट। ये हमारा स्लोप हो गया और यही हमारा MRT था। ठीक है, दूसरी बात, आखिर ये स्लोप बनता कैसे है, ये देखो, यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन, 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 यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन यूनिट गेन। यही चीज तो है हमारा स्लोप, यही चीज तो हमारा स्लोप बनाती है। तो इसलिए ये क्या है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का एक स्लोप है। ठीक है, अब हम इसके ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे और समझेंगे कि हमने इसको ऑब्जर्व करके क्या किया, क्या हमें मिला इसको ऑब्जर्व करके। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन जो कि हमने इस ग्राफ को देखकर, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखकर ऑब्जर्व करी। पहली चीज, जब सारे के सारे रिसोर्सेस हमारे राइस को प्रोड्यूस करने में लगे थे, तो हमारा जो राइस था वो 21 टन प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, और वो इंडिकेट कर रहा है हमारा पॉइंट नंबर ए।
जब सारे के सारे रिसोर्सेज इकोनॉमी के यूज हो रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए राइस को, तो मैक्सिमम 21 टन का राइस प्रोड्यूस हो रहा है। अगली चीज पॉइंट नंबर जी, इसमें क्या है, जब सारा का सारा रिसोर्सेज हमारा वीट को प्रोड्यूस करने में लग रहा है तो हमारा वीट जो है वो 6 टन मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा हमारा प्रोड्यूस नहीं हो सकता अगर हमारा सारा का सारा रिसोर्स वीट को प्रोड्यूस करने में लगता है। ठीक है, ये चीज इंडिकेट कर रहा है पॉइंट नंबर जी। अब आता है हमारा जो पॉइंट हमारे ए और जी पॉइंट के बीच में, यानी कि बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये वाले पॉइंट बी सी डी ई एफ, ये वाले पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशंस को इंडिकेट कर रहे हैं। देखो ए में क्या कॉम्बिनेशन है, उसमें तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो सारा का सारा राइस प्रोड्यूस जितना हो रहा है वो दिखा रहा है। जी वाले पॉइंट में वो पॉइंट दिखा रहा है जिसमें सारा का सारा वीट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। कॉम्बिनेशन किसमें, बी सी डी ई एफ में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है बी सी डी ई एफ, ये पॉइंट हमें कॉम्बिनेशंस को शो कर रहे हैं। किसके कॉम्बिनेशन, राइस और वीट के। अगली चीज आती है कि जब हम इन सभी पॉइंट को, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा क्या निकलता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये जो कर्व है ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब आती है एक चीज, वो चीज क्या है, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जिसको हम अटेन कर सकते हैं और जिनको हम अटेन नहीं कर सकते। तो इसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, इतने में इसको रब कर देता हूं। अब हम डिस्कस करते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को। देखो, अटेनेबल कॉम्बिनेशन वो होते हैं जिसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन अटेनेबल ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिनको अचीव करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब अटेनेबल कॉम्बिनेशंस को सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिसको हम अचीव कर सकते हैं, और अचीव कर सकते हैं किस कॉम्बिनेशन को, जब हम रिसोर्सेज का या तो प्रॉपरली, इफिशिएंटली, ऑप्टिमली इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ढंग से पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उससे ज्यादा इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, तो वो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। या फिर जितना इस्तेमाल हो सकता है मैक्सिमम, उससे हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अंडर यूटिलाइजेशन में हमारे रिसोर्सेज। ठीक है, तो उन दोनों केसेस में हम लोग जो भी कॉम्बिनेशन होगा हम उसको अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की, यानी कि हमारे रिसोर्सेज पूरे तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमने पढ़ा था कि पीपीएफ कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो होता है वो कॉम्बिनेशन को दिखाता है जो कि हम अटेन कर सकते हैं दो गुड्स के, जब हमारे रिसोर्सेज फुल्ली एंड इफिशिएंटली वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो जब हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का, तो जो भी कॉम्बिनेशन हम अचीव कर सकते हैं वो कॉम्बिनेशन लाई करता है हमारा पीपीएफ कर्व पे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो भी कॉम्बिनेशन है ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, और ये तब अचीव कर सकते हैं जब हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा हो, ढंग से इस्तेमाल हो रखा हो। अब एक पॉइंट आ रहा है यहां पर, ये पॉइंट है आई। ठीक है, ये आई पॉइंट जो है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, 2:6। ठीक है, 2 टन वीट और 6 टन राइस। ठीक है, 2:6 का एक कॉम्बिनेशन है। तो क्या हम इसे अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमारा रिसोर्सेज का पूरा ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। अगर ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन हो रहा होता तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन ये वाला आता हमारा। ठीक है, अगर कोई हमारे रिसोर्स है उसका ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पीपीएफ से अंदर लाई करेगा। ठीक है, जब हमारा रिसोर्सेज का पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा होगा तो ये वाले कॉम्बिनेशन आएंगे, और अगर हमारे रिसोर्सेज का कम इस्तेमाल हो रहा होगा तो हमारा कॉम्बिनेशन इसके अंदर बनेगा। यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है।
ठीक है। तो इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में जो अटेनेबल कॉम्बिनेशन है वो उसके अंडर लाई करेगा, पीपीएफ के अंदर लाई करेगा, अंडर। अब आता है हमारा नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि अचीव करना इम्पॉसिबल है। तो ये वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि पीपीएफ कर्व के बाहर लाई करते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इसके अंदर एक कॉम्बिनेशन है 5:15 का, यानी कि 5 टन वीट और 15 टन राइस। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मैं अचीव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरा रिसोर्सेज जो है मौजूद वो बढ़ नहीं सकता, ये एजम्पशन है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता, ये एजम्पशन है। ठीक है, और जो भी हमारे रिसोर्सेज है वो जब फुल्ली इफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं तो पीपीएफ कर्व पे लाई करता है हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जो भी हमारा रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी है, जब वो पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है तब वो पीपीएफ कर्व पे लाई कर रहा है कॉम्बिनेशन। ठीक है, इससे ज्यादा तो मैं अचीव ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास इतना है ही नहीं रिसोर्सेज। ठीक है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल है अटेन करना। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो आउटसाइड द पीपीएफ लाई करेगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन पीपीएफ के बाहर लाई करेगा। ओके, तो ये था हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब हम थोड़ा बहुत इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं पीपीएफ कर्व की। अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीएफ कर्व। देखो, इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोप यानी कि अगर एक चीज बढ़ रही है और एक चीज कम हो रही है तो उस केसेस में हमारा जो कर्व होता है वो डाउनवर्ड कर्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिमांड कर्व को देखें तो उसमें क्या होता है, उसका कर्व डाउनवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल कमोडिटी के केस में। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं वीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहा हूं तो राइस का प्रोडक्शन मुझे कम करना पड़ रहा है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है किसमें, क्वांटिटी के अंदर, कमोडिटीज की क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन है। तो इसीलिए इसका स्लोप हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। दूसरी बात, इसका शेप जो होता है वो कॉनकेव शेप होता है। क्यों? क्योंकि एमआरटी जो है हमारा वो इंक्रीजिंग रेट का है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, इंक्रीजिंग रेट का। और जनरली ये होता भी है क्योंकि एक लेबर एक चीज में स्पेसिफिकेशन अचीव कर चुकी है, अगर मैं उसको दूसरा काम सौंप दूं तो उसको ढलने में टाइम लगेगा ऑब्वियसली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉल प्लेयर है, अगर मैं उस फुटबॉल प्लेयर को बोलूं कि भाई तुझे हॉकी खेलनी है तो वो ढल तो जाएगा लेकिन उसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो टाइम लेगा ढलने के लिए। तो हमें अगर ज्यादा से ज्यादा हॉकी प्लेयर्स को निकालना है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल प्लेयर निकालने पड़ेंगे फुटबॉल फील्ड से। ठीक है, अगर मेरे पास 2 ही टीम है तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो राइस में लगे हुए थे। राइस से जब मैंने वीट में ट्रांसफर करे तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन करने में टाइम लगा। ठीक है, स्किल डेवलप करने में। तो इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इंक्रीजिंग रेट आया। ज्यादा से ज्यादा कम करने पड़े मुझे राइस में एक एक यूनिट को बढ़ाने के लिए वीट की। ठीक है, तो ये तो रियल लाइफ का केस है। हाइपोथेटिकल केस क्या है, अगर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कांस्टेंट हो, जैसे कि जितना अगर मैं राइस का कम कर रहा हूं उतना ही वीट का प्रोड्यूस हो जाए। ये एक इमेजिनरी केस है। क्यों? हर एक इंसान जो है इक्वली इफिशिएंट नहीं होता। अगर इक्वली इफिशिएंट है तभी ये केस हो सकता है कांस्टेंट रेट का, कि एक इंसान जो है वो राइस जो प्रोड्यूस कर सकता है वो ही उसके पास स्किल है कि वीट प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता क्योंकि हर एक चीज का प्रोडक्शन की एक्टिविटीज की स्किल्स अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए एमआरटी कांस्टेंट रेट का हाइपोथेटिकल केस है। और अगर हमारा एमआरटी कांस्टेंट है तो हमारा जो शेप होगा पीपीएफ कर्व का वो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड, क्योंकि जितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही गेन कर रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड बनेगा। अगली बात है कि अगर एमआरटी हमारा डिक्रीजिंग रेट का है तो हमारा जो शेप होगा वो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स, कॉनकेव नहीं होगा उस वक्त, कॉन्वेक्स होगा। और ये भी एक हाइपोथेटिकल केस है कि हमें कम से कम लोगों की जरूरत पड़ रही है नई चीज को प्रोड्यूस करने में।
ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि नई चीज को प्रोड्यूस करने के लिए नई स्किल्स को डेवलप करना पड़ता है और उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो ये भी एक हाइपोथेटिकल केस है। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।